श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, यह एक विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम है और इसमें हम ऐसे खास लोगों से आपकी भेंट करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कई महान कार्य किए हैं और अपना परचम लहराया है। ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी साहब। दांगी साहब पुरातत्वविद हैं और बौद्ध दार्शनिक हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी साहब। धन्यवाद। दांगी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया जिले के टिकारी थाना अंतर्गत लाव का रहने वाला हूँ। जी, अगर आपके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? आपका बचपन कैसा बीता? हमारी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल ग्रामीण स्कूल या प्राइमरी पाठशाला था, वहाँ से शुरू हुआ। फिर टिकारी में हम मिडिल स्कूल में गए, फिर हाई स्कूल में वहाँ से पास किया। फिर गया कॉलेज में IE की डिग्री ली और फिर जगजीवन कॉलेज में BA की डिग्री के बाद मगध विश्वविद्यालय से MA प्राचीन इतिहास एवं बौद्ध अध्ययन विषय में तिब्बती भाषा विदेशी भाषा को लेकर के हमने प्रथम श्रेणी से डिग्री प्राप्त की। जी, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई डिग्रियां हासिल की हैं और आप कई क्षेत्रों में अपना परचम लहरा चुके हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में अगर बात करें तो कई ऐसे दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी खोज आपने की है। अगर हम आपके सरनेम की बात करें दांगी, इसका क्या इतिहास है? दांगी सरनेम सच माने में यह एक सभ्यता, संस्कृति और बोली है जो डांग सभ्यता के नाम से जानी जाती है। मुख्यतः ये किस क्षेत्र की सभ्यता है? यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा के अलावे विदेश में नेपाल, रूस में दागिस्तान आदि जगहों में ये सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना प्राचीन है दांगी सभ्यता और क्या क्या विशेषताएं रह चुकी हैं और क्या ये अभी भी सरवाइव करता है? ये आपने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं, इस माने में कि मैंने उज्जैन में श्री विष्णुधर वाकनकर जी जो पुराविद थे और विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो मैं अपने साथी की खोज में जा रहा था, दांगियों के ही खोज में। तो हमने एक दंगवाड़ा टीले को देखा। टीले को देखने के बाद मैं वहाँ उतर गया और जब वहाँ गया तो फिर वहाँ से बहुत सारे ठीकरे वगैरह और कुछ कॉइन्स लाए। आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि फ्रीगंज में श्री विष्णुधर वाकनकर जी एशिया के माना हुआ पुराविद हैं, उनसे आप मिलिए। जब वहाँ मैं उनसे मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और जो उनके पास जितने भी शोधकर्ता है उन लोगों को रोक कर के उन्होंने कहा कि देखो ये कहाँ हजारों किलोमीटर दूर से आए और इस दंगवाड़ा ऐसी जगह को खोज किया जहाँ की टेराकोटास को देखने ही से पता चलता है कि ये 1800 वर्ष के पूर्व की है। तो उसके बाद हमने उसे खुदाई करने का आग्रह किया। वह खुदाई हुई और खुदाई के बाद वहाँ 4000 वर्ष की संस्कृति मिली जो श्री वाकनकर जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो सैंधव कालीन सभ्यता है उस सभ्यता से ये मेल खाती है। ऐसा उन्होंने फिर प्रेस में भी इसका बयान दिया और इस पर दंगवाड़ा नाम की बहुत ही मोटी मध्य प्रदेश शासन से ये पुस्तक निकली हुई है और उसमें इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में विवरण है। जी, तो काफी प्राचीन इतिहास रहा है दांगी सभ्यता का। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुरातत्व शास्त्र से आपका लगाव कब से बढ़ा? पुरातत्व से इसलिए लगाव बढ़ा, उसी के कड़ी में दांगी की बात भी आ जाती है। मैं अपने माँ के पास साथ में पूजन करने के लिए देवी स्थान जाता था। जी जी। तो छोटे बालपन में जब जाने क्रम में मैंने देखा कि देवी स्थान में लगा हुआ है एक संगमरमर का पत्थर, जिस पत्थर में लिखा हुआ था हमारे दादा का नाम और उनके दांगी क्षत्रिय पुत्रों ने बनाया। जी। तो हमने सोचा कि आखिर दांगी शब्द क्या है, दांगी क्या, इसे क्यों दांगी हम कहते हैं। तो चाचा जी वगैरह सबों ने कहा कि ये एक जाति है, लेकिन उससे हमें ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि दांगी आखिर एक जाति है तो और कहाँ कहाँ है, तो वो लोग नहीं बता पाए।
इसी कड़ी में जब हम IIM में और गया में रहने लगे थे, तो वहाँ उत्तर प्रदेश झांसी से एक यात्री को लेकर के शंभू दयाल जी आए और उन्होंने एक हमें किताब दिया, जो वहाँ के म्यूनसिपल में इंस्पेक्टर थे, उनका लिखा हुआ दांगी क्षत्रिय पर एक किताब थी। उस किताब में वर्णन बहुत सारे बातों को लेकर के था, जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह में जो दांगी लोग बसते हैं उन सबों का जिक्र था। और फिर जब उन्होंने जो किताब दी तो उसके बाद जब हम खोज करने लगे, तो खोज करने के क्रम में हमें, जब हम राजस्थान गए तो जयपुर और के क्षेत्र में हमने घूमना शुरू किया। तो उदयपुर, जयपुर वगैरह के बाद जब हम और क्षेत्रों में प्रवेश किए तो वहाँ डांगी बोली जाती थी। तो हमने कहा कि डांगी बोली क्या होती है? तो डांगी बोली में कहा कि जैसे स्त्री जो पत्नी होती है उसे लुगाई कहते हैं, कुत्ता को कुत्रो कहते हैं, फिर जो ईख होता है इसको साटा कहते हैं। इस तरह से उन लोगों ने बताया। तो फिर हम पुस्तकालय को दान किया, उसमें ग्रियर्सन और मैकालिस्टर की किताब देखी और उस पुस्तक में इस बोली के बारे में पूरा डिटेल मिला। तो फिर हमने इस बात को भी वाकनकर जी को भी कहा और वाकनकर जी ने इसे की पुष्टि की। जी, तो सिर्फ देश के विद्वानों ने ही नहीं, विदेशी विद्वानों ने भी इस सभ्यता को मान्यता दी है और इसका अध्ययन किया और इसकी पुष्टि की है। जी, तो क्या यही एक पड़ाव था जिससे कि पुरातत्व शास्त्र के प्रति आपका रुझान बढ़ा और आप आगे इसकी पढ़ाई करने के लिए अग्रसर हुए? जी, हम बिल्कुल इसी की खोज में ही निकले थे। तो फिर मैं तो जो ग्रेजुएशन किया था तो अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी से, भूगोल से किया था। जी। तो इसी कड़ी में हम एक हाई स्कूल था तो मैगरा हाई स्कूल में ज्योग्राफी टीचर के रूप में रहे। तो ज्योग्राफी टीचर के रूप में जब रहे तो उसके पास में एक पहाड़ी थी। तो उस पहाड़ी को लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ वगैरह रहती हैं, आप उसे देखें। तो जब मैं वहाँ गया तो देखी कि इस पहाड़ी का क्या नाम है। तो लोगों ने कहा कि यह तो बुद्ध पहाड़ी है। तो बुद्ध पहाड़ी है तो बुद्ध की यहाँ मूर्तियाँ होंगी। फिर ये पता चला कि यहाँ बड़ी प्राचीन मूर्ति थी। तो अंग्रेजों ने इसे खोज डाला था और 1946 में संभवतः जो उस समय के जिलाधिकारी थे वे उस मूर्ति को देख करके उस मूर्ति को यहाँ से उठा ले गए। उठा ले जाने के बाद ये संभवतः यह मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में चली गई। तो ये हमें और भी खोज का एक माने मिला। जी, ये कौतूहल आपके मन में हुआ कि आखिर ये बुद्ध पहाड़ी है तो भगवान बुद्ध से जुड़ी और भी बातें पता चल सकती जी, हाँ। जी। इसी कड़ी में जब बुद्ध पहाड़ी खोजे और मैंने जब ज्योग्राफी को छोड़ करके एकाएक आया कि बुद्धिस्ट स्टडी में भी नामांकन लिया जा सकता है किसी भी विधा के हो, तो हमें मौका मिला और बुद्ध से जाना हुआ। हम चाह रहे थे कि कैसे खोज पाएं। तो उसी कड़ी में हमने देखा कि बुद्ध पहाड़ी है। तो बुद्ध जब घर से निकले थे, गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग करने के बाद कपिलवस्तु से वे राजगृह आए थे और राजगृह से आने के कड़ी में फिर वो गया है और गया आने के बाद वो ढूंगेश्वरी में 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की और तपस्या में वो इतना कृशकाय अपने शरीर को बना लिया कि उनका जीना भी मुश्किल हो गया। फिर वो एक पीपल के गाछ के नीचे निरंजना के तट पर गए और वहाँ उन्होंने समाधि लगाई। जब समाधि लगाई, संयोगवश सेनानी की वधु, कुल वधु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ऐसा वो मिन्नत मानी थी कि यदि हमें पुत्र पैदा होगा तो हम इसे पूजा करेंगे। और वो उसी कड़ी में अपने दाई को भेजती है। तो भेजने के बाद वो देखती है कि वो तो साक्षात वहाँ वृक्ष देवता बैठे हैं। वो आ करके सूचना दी। तो फिर ये सुजाता पायस सोने के थाल में लेकर गई और उन्हें अर्पित की। कहा तो यह भी जाता है कि अपने सखियों के साथ वो एक गीत गाई कि वीणा के तार को इतना न कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला न छोड़ो
कि वह बजे ही नहीं, अर्थात मध्यम मार्ग अपनाओ। तो कहने का क्या ये तात्पर्य है कि उसी गीत ने भगवान बुद्ध को प्रेरित किया मध्यम मार्ग के लिए? संभव ऐसा? जी जी जी। जी। कई बार हमें प्रेरणा किसी भी स्रोत से मिल सकती है। जी। तो पुरातत्व के क्षेत्र में आपकी कई उपलब्धियां रही हैं, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से बात भी की कि आप पुरातत्वविद हैं, पुरातत्व शास्त्र के ज्ञाता हैं, और भूगोल से पुरातत्व शास्त्र और पुरातत्व से बौद्ध दर्शन की ओर आपका रुझान रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिससे कि लोग लाभान्वित हुए हैं? उसमें लिपि युक्त हेमाटाइट पेंटिंग्स, बौद्ध स्तूप की खोज है। फिर महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर में भेजने में या उसके बारे में बताने का ये काम किया। फिर नवादा जिला में पार्वती पहाड़ी पर श्रीलंका के राजा ने पिजोन मोनास्ट्री बनाई थी, उसकी खोज की। और फिर ऐसे अन्य बहुत सारे किस्बा वगैरह बहुत सारे स्थल हैं जहाँ की पुरातात्विक धरोहरों को हमने खोजा है, और उससे संबंधित वो पुस्तक भी हमने लिखी है जो नेशनल बुक ट्रस्ट अभी प्रकाशित करने के लिए लिया है। जी, अभी अभी आपने बातचीत के क्रम में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल बोधगया स्थित जो महाबोधि मंदिर है उसकी विशेषता आपने यूनेस्को की टीम को बताई। तो इस वाकये को आप थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं कि आखिर ये वाकया क्या था? ये ऐसी बात थी कि सभी विद्वज्जन पहुँचे थे, बीटीएमसी के सारे लोग थे, पुरातत्व विभाग के बिहार के सारे अधिकारी थे, और बिहार के ही नहीं वाराणसी से भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविद पहुँचे थे, और केंद्र में दिल्ली से भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बिष्ट जी आए थे। तो वो सभी आए थे और यूनेस्को की टीम आई हुई थी। करीब 24 देशों को जो वहाँ के जो उससे विकास समिति है मंदिर की, वो सारे लोग थे। तो इनके बीच में मैं भी था और मैं मीडिया सेक्शन में था। तो सभी लोगों ने ये अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तो जब यूनेस्को की टीम ने ये पूछा कि आखिर विश्व धरोहर में जाने के लिए कौन सी खूबी ये महाबोधि टेम्पल रखता है, तो सबों ने बताया कि बहुत पूजित है, देश विदेश के लोग आते हैं और यह जागृत है, तो इस कारण यह बहुत ही विश्व धरोहर में जाने के लायक है। तब यूनेस्को की टीम ने कहा कि सबसे ज़्यादा तो बुद्ध राजगिरी में रहे, व्हाई नॉट राजगिरी। फिर कहा कि बिहार में बिल्कुल विश्व का ह्वेनसांग वगैरह भी आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो व्हाई नॉट नालंदा। इस पर तत्कालीन जो जिलाधिकारी श्री अमृतलाल मीणा जी थे, उन्होंने पूछा कि दांगी साहब आप भी बताएं कि ये विश्व धरोहर में जाने के क्या खूबी रखता है। आपको ये मौका दिया गया? ये मौका दिया गया। जी जी। तो फिर आपका क्या जवाब रहा? तो हमने जवाब दिया कि गुप्त काल की ईंट की बनी संरचना है सर, जो अभी विश्व में एकमात्र श्रेष्ठ नमूने के रूप में विद्यमान है। इसे दुभाषा में ट्रांसलेट किया और फिर श्री मीणा जी को कहा कि मीटिंग डिजॉल्व कीजिए, हमारी बातें सिर्फ अब दांगी साहब से होती। जी, यानी कि वो जो एकमात्र खूबी चाह रहे थे वो आपने उस टीम को बताई और उसके आधार पर कहा जाए तो महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। मिला जी। जी, तो काफी महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है पुरातत्व क्षेत्र में। अब कार्यक्रम का जो पहला पड़ाव था जिसमें हम पुरातत्व शास्त्र के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे, चूंकि आप एक बौद्ध दार्शनिक भी हैं और आपने बताया कि किस प्रकार ज्योग्राफी के टीचर रहने के क्रम में आप बुद्ध पहाड़ी पर गए और उस समय बौद्ध दर्शन और भगवान बुद्ध के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी। तो क्या बौद्ध दर्शन से आपका जुड़ाव इसी पड़ाव को माना जाए?
हाँ, ये माना जा सकता है। जी, बौद्ध दर्शन तो अथाह सागर है। इसमें गोता लगाने के लिए आप कैसे तैयार हुए और क्या क्या अनगिनत रत्न इससे निकलते हैं, इनकी बातें हम करेंगे आपसे। तो बौद्ध दर्शन कहा जाता है कि श्रमण संस्कृति है, जी जी जी। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? श्रमण संस्कृति के अनुयायियों के केंद्र में श्रम आधारित यथार्थ परक दर्शन और मनुष्य है। श्रमण संस्कृति इस अर्थ में यथार्थवादी है। प्रेम, करुणा, मैत्री, भाईचारा और समानता पर यह आधारित है। तर्क और बुद्धि की कसौटी पर विचार करने के लिए मनुष्य को यह प्रेरित करता है। यानी कि यह कोई काल्पनिक विचारधारा नहीं है। बौद्ध दर्शन यथार्थवादी दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन की और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, या कहें कि इसका आधार केंद्र क्या है? जी, इसके 3 मुख्य दार्शनिक के बिंदु या सिद्धांत कहा जाए। जी जी। पहला है अनित्यवाद, दूसरा है प्रचित्त समुत्पाद और तीसरा है अनिश्वरवाद। इन तीनों बिंदुओं को आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सरल कर दें तो काफ़ी मेहरबानी होगी। जी, अनित्यवाद प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन की घोषणा करता है। जी, यानी कि जगत परिवर्तनशील है। जी हाँ। जी। जबकि प्रचित्त समुत्पाद किसी भी घटना के पीछे कारण संबंध को स्वीकारता है। जी, यानी कि कोई भी घटना घटित होगी तो वो अकारण नहीं है, नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। जी। और तीसरा अनिश्वरवाद, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को यह अस्वीकारता है। जी, ये बौद्ध दर्शन की अपनी प्रमुख 3 स्तंभ जिस पर ये केंद्रित है पूरा दर्शन। जी जी जी। इसके अलावा भी भगवान बुद्ध ने बहुत उपदेश दिए हैं जो लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो भगवान बुद्ध अपने प्रवचनों में लोगों को बताया करते थे, जनमानस को बताया करते थे? वो मुख्य रूप से जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने देखा कि मूल कारण इसका दुख है, और दुख है तो इसका कारण भी है। दुख का कारण है तो इसका दुख का निरोध भी है, और दुख के निरोध को ये सब कैसे खत्म करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए दुख निरोध के मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि भगवान बुद्ध यह समझाना चाह रहे थे कि संसार में दुख है। जी। दुख है तो कारण भी होगा, दुख का कारण, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। बिल्कुल, और उसी निवारण को बताने के संबंध में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। जी जी। तो संक्षेप में क्या है अष्टांगिक मार्ग? वे अष्टांगिक मार्ग है सर, सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। जी, इन 8 मार्गों, इन 8 सीढ़ियों को जो पार करेगा वो संभवतः इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह भगवान बुद्ध का उपदेश है। काफ़ी महान दर्शन है बौद्ध संस्कृति और बौद्ध दर्शन। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में बौद्ध दर्शन कितना प्रासंगिक है? बौद्ध दर्शन इतना प्रासंगिक है कि यदि विश्व में शांति चाहिए तो बौद्ध दर्शन को अपनाना पड़ेगा। जी। बौद्ध दर्शन को यदि विश्व यदि मान लेता है तो अपने आप शांति होगी और पूरा विश्व शांतिमय बनेगा। और जो आज एक दूसरे को हावी हैं, एक दूसरा देश एक दूसरे को निगलने में, उसको बर्बाद करने में पड़ा हुआ है, वो समाप्त हो सकता है। ये बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी या बुद्ध के सबसे बड़ा उपदेश है। और ये तो सभी हमारे श्रोता भी जानते हैं कि करुणा, प्रेम, भाईचारा, ये सारी बातें आएंगे तो पूरा विश्व हर
माने में वो शांति अपनाएगा, और शांति का मार्ग ही सबसे बड़ा एक विश्व को प्रगति पर ले जाने में सहायक होता है। जी, शांति और अहिंसा का मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दर्शाया है वही प्रगति का मार्ग है। जी। और आज भी यह बिल्कुल प्रासंगिक है, जैसा हम देख रहे हैं इस दुनिया में। और वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है। परिवार है। जी, तो काफ़ी प्रासंगिक है बौद्ध दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आप चूंकि पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हैं और बौद्ध दर्शन से भी जुड़े हैं, और आप गया के निवासी भी हैं, तो गया से खासा लगाव आपका है। गया में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है? गया का अर्थ समझा जाए तो मगध है। जी। और मगध में ही सबसे ज़्यादा बुद्ध भगवान यहाँ रहे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो आज विश्व में लगभग 200 देश बुद्ध को मानते हैं, तो भगवान बुद्ध को मानने के कड़ी में ये गया, बोध गया में ही आते हैं। जी। एक बात और स्पष्ट है कि गया से बोध गया तो पहले उरुबेला था, तो उरुबेला में जाकर के पीपल के गाछ के नीचे उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की थी। और प्राप्त करने के कारण वो जगह गया से बोध गया बना, और ये सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। बिल्कुल। तो अब इससे जुड़े हुए जहाँ जहाँ वो बुद्ध गए, जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े। जी। तो उसमें जैसे गुरुआ, तो गुरु आए, गुरुआ बन गया। उसके बाद उससे पर एक दुब्बा है, तो दुब्बा वहाँ बहुत सारे थूपा माने स्तूपें था। अच्छा। अभी भी वहाँ स्तूपों का अवशेष मिलता है। जी जी। तो वो छोटे छोटे स्तूप वहाँ बैठ करके साधना करने के लिए। जी जी। ऐसा पत्थर बगल में पहाड़ी है, पहाड़ी का गोल गोल काटा हुआ, बिल्कुल अनोखे तरह के वो वहाँ पड़े हुए मिलते हैं। जी। फिर पास में टिकारी के पास में केशपा है, जहाँ की महाकश्यप जो बुद्ध के सबसे बड़े और प्रथम जो संगीति हुई राजगिरी में, उसकी अध्यक्षता किए थे, वो वहाँ उनका स्थान रहा है। कहा यह जाता है कि महाकश्यप से जब बुद्ध मिले तो वो इतने ज्ञानी महाकश्यप थे कि बुद्ध उनसे प्रभावित होकर के अपने वस्त्र को, अंगोछा को उन पर डाल दिया और उनके अंगोछा को अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि बुद्ध के ऊपर एक अंगोछा का भी अब चित्रण मिलता है। जी। एक ये है, और भी जैसे बुनेरी है, मंडा पहाड़ है, फिर कुर्कीहार है, और फिर उसके बाद गया के पास में ही बेलागंज के पास एक रॉक कट मोनास्ट्री का सबसे बड़ा नमूना जो अशोक के पोते ने बनवाया, वो 7 घरवा सप्तपर्णी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। और उसमें जो पॉलिश है वो चमक इतनी है कि उसमें अपना हम चेहरा देख सकते हैं, और वहाँ लिपि युक्त है। फिर बुद्ध का जो हाथी का एक झुंड आता है, उसका भी उसके उकेरा हुआ है, उसके दीवार पर, उसके ऊपर जो प्रवेश द्वार है उस पर। तो इस तरह से गया एक ऐसा स्थल है जिसका एक एक कण में, चूँकि बुद्ध बहुत दिनों तक यहाँ रहे, बुद्ध हर गांव में गए, हर जगह पर गए, तो वो मगध का क्षेत्र बिल्कुल बौद्ध के ये से पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। उसे और भी विकसित करने की और भी खोज की जरूरत है। यानी कहें कि मगध का क्षेत्र जो है वो बुद्धमय है। जी। और जिन क्षेत्रों की आपने बात कही वो बौद्ध गया के ही निकटवर्ती स्थानों में फैले हुए हैं, और लोग बिल्कुल वहाँ जाके अनुभूति कर सकते हैं, भगवान बुद्ध के चरण वहाँ पड़े हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह आपने बताए। अंत में हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि गया का हो या मगध क्षेत्र का हो, उसका जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन से जुड़े कई रोजगार भी अवसर सृजित होते हैं,
तो इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए तो मैं अपने प्रयास से भारत सरकार के पर्यटन विभाग को लिखा था, तो भारत सरकार ने बिहार सरकार को भी लिखा और बिहार सरकार की पर्यटन इकाई ने फिर वहाँ के स्थानीय अंचल को ये सौंपा कि आप इसका खोज करके या सर्वेक्षण करके आप रिपोर्ट दें। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दिया है। उसमें बुद्ध पहाड़ी, पचमढ़, जो 5 भिक्षु लोग वहाँ गए थे, उन लोगों का जगह और फिर सैकड़ों एकड़ ज़मीन में उसके अवशेष वगैरह को देखे और फिर इन सारे जिसका जिक्र हमने किया बलथरवा में जो रॉक पेंटिंग वगैरह का, इन सबों का वर्णन उन्होंने करके भेजा है। और मेरा तो मानना है कि यदि इसे विकसित किया जाए, कहने का मतलब कि आर्कियोलॉजिकली, पुरातात्विक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से जितने भी स्थल हैं, चाहे वो मगध का हो, बिहार का हो अथवा देश का हो, यदि उसे हम सभी सरकार के सामने लावें, लोगों के सामने दिखावें, बतावें, तो इसको पर्यटन की दृष्टि से और भी बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि तब हमारा ये क्षेत्र, पूरा देश, पूरा राज्य और मगध क्षेत्र विश्व पटल पर उभर जाएगा। जी, यानी जो मगध का पुराना गौरव था वह वापस लौटेगा। ज़रूरत है हमें जागरूक होने की, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण की, और यहाँ हम अपने श्रोताओं से अपील भी करना चाहेंगे कि हम अगर ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में जाएं तो बिल्कुल उसे गंदा ना करें और अपनी विशाल हृदयता दिखाकर उसे और संरक्षित करने का प्रयास करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसा कि डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी साहब अपने अथक प्रयास से लगे हुए हैं कि बौद्ध स्थलों और मगध के क्षेत्र का विकास हो और विश्व पटल पर यह फिर से उभरे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हम बातें कर रहे थे पुरातत्वविद और बौद्ध दार्शनिक डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी साहब से। दांगी साहब से काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, दांगी सभ्यता के इतिहास के बारे में हमने जाना और पुरातत्व क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में जाना और किस प्रकार बोध गया का जो क्षेत्र है, आसपास के जो इलाके हैं, किस प्रकार वह बौद्ध चिन्हों से भरा पड़ा है। तो इन सब बातों के बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया और अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इसके लिए आकाशवाणी परिवार आपको धन्यवाद करता है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।